दोस्तों नमस्कार। मैं नाज सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास कोहबर की शर्त, जिसे लिखा है केशव प्रसाद मिश्र जी ने। दोस्तों अब तक मैं इस उपन्यास के प्रथम खंड के 7 भागों का वाचन कर चुका हूँ। अब आइए सुनते हैं उपन्यास कोहबर की शर्त के प्रथम खंड के 8वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। रूपा के पेट में बच्चा आया। 7 महीने बीत गए तो उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। घर का काम संभालने रसोई पानी के लिए किसी एक औरत की जरूरत पड़ी, किंतु इस घर में रूपा के सिवाय दूसरी औरत थी ही कौन। पड़ोस की बड़ी बूढ़ी औरतों की सलाह तो मिल जाती थी, किंतु गृहस्थी के कामों में बड़ी अड़चन पड़ने लगी। रूपा का चौबे छपरा जाना इतने दिनों के लिए संभव न था। गृहस्थी में बच जाने के कारण वह घर से हटना नहीं चाहती थी। महीने भर में कटिया शुरू होने वाली थी। अंत में रूपा ने ओंकार के सामने गुंजा को बुलवाने की बात रखी। बड़ी बहन के ससुराल छोटी बहन कैसे आएगी, ओंकार ने कहा। इसमें हर्ज क्या है, रूपा बोली। ऐसा कभी हमारे घर में चलन न था। जो काम कभी घर में न हुआ हो अब होगा ही नहीं। रूपा कुछ अचरज से बोली। इसमें कोई खराबी तो नहीं है। छोटी बहन बड़ी बहन के ही तो पास आती है, दूसरा संभालने वाला है नहीं, तो किया क्या जाए। जहां काम निकले वहां लकीर के फकीर बनने से नुकसान के सिवा फायदा तो नहीं होता। काका को समझाओ, वह मान जाए तो चंदन के हाथ बाबू के नाम एक चिट्ठी भेज दो। बात काका के कान में पड़ी। वह तो जैसे पहले से ही तैयार बैठे थे। सोचता हूं कि चंदन के हाथ वैद्य जी को एक चिट्ठी भेजी जाए, पहले कुछ जवाब तो मिले। तो भेज दो। काका राजी हो गए। रूपा ने चंदन से चिट्ठी लिखवाई और दूसरे दिन भोर में ही चंदन को चौबे छपरा के लिए विदा कर दिया। चंदन चौबे छपरा पहुंचा तो दिन के 10 बज गए थे। फागुन का पहला पखवाड़ा लगा था। घाम में गर्मी बढ़ जाने से प्यास भी बढ़ने लगी थी। घर के बाहर पूस की पलानी में न बैठकर चंदन घर में घुस गया। निकसार से भीतर घुसते ही देखा किसी लड़की के साथ गुंजा ओखल में गेहूं कूट रही थी। देह पर का आंचल अस्त व्यस्त था। दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ मूसल नीचे गिरने को ऊपर उठा के दरवाजे से घुसते चंदन पर निगाह पड़ गई। ऊपर से ओखल में गिरने वाला मूसल जल्दी में दूसरा लड़की के मूसल से लड़ गया। ठग से आवाज हुई और गुंजा मूसल दीवार से टेक फुर्ती से आंचल ठीक कर भीतर घर में भागी। महतारी ओरियानी की छाव में कचरी निकिया रही थी। पास जाकर बोली, माई चंदन आए हैं। वैद्य जी की पत्नी ने निकसार की ओर आंखें घुमाई तो देखा चंदन खड़ा था। आओ आओ बचवा, अपने घर में लजाते क्यों हो। चंदन पास पहुंचा तो बगल में खड़ी हुई बसखट बिछाती हुई गुंजा बोली, बैठो। अरे बड़ी पागल है, तेरी बहन का देवर है, निकहरे बैठाएगी। घर में से तो दरी चादर ले आ। नहीं, ऐसे ही ठीक है, कहता हुआ चंदन उस छोटी सी बसखट पर बैठ गया। पैर में कपड़े के जूते थे, लेकिन घुटनों तक राह की धूल चढ़ गई थी। राह में धूल उड़ाते आए हो का, या राह चलने भी नहीं आया। धूल से तो गोड़ भर गए हैं, गुंजा बोली। गुंजा की माँ ने टोका, खड़ी खड़ी बदकूचन करेगी कि कुछ रस पानी भी लाएगी। हाँ मुझे प्यास लगी है। जा जा, जल्दी जा, इनार से टटका पानी खींच ला और रस बना। जाती हूँ, पहले बहिना का समाचार बता दो। गुंजा ने हट किया। नहीं, पहले टटका पानी ले आओ। चंदन ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अब गुंजा पर महतारी की डांट पड़ी। 14 की हुई, तनिक भी बुद्धि नहीं आई, हर घड़ी लड़कपन। चंदन को घुरती हुई गुंजा आंगन में पड़ी हुई डोर बाल्टी उठाकर बाहर निकल गई। लौटकर आई तो देखा माँ भीतर घर में है। मौका मिला तो बाल्टी में से एक चुल्लू पानी चंदन पर उछाल दिया। चंदन ने गुंजा को घूरकर सिर हिलाया। ले रस बना दे। भीतर से डलिया में चीनी लाकर खाट के पास रखती हुई माँ बोली और स्वयं सामने के घर में कुछ निकालने चली गई। लोटे में चीनी घोलती हुई गुंजा बोली, कैसे आए हो। विदाई कराने, चंदन ने कहा। विदाई कराने, गुंजा कुछ समझने की कोशिश करती हुई बोली। किसकी। ससुराल में किसकी विदाई कराने जाते हैं। बक। गुंजा कुछ लजाकर मुस्कुराने लगी। तब तक महतारी आ गई। बोली, बलिहार जाएगी। बलिहार, गुंजा कुछ अचरज से बोली।
बलिहार क्या, ले बहिना की चिट्ठी पढ़ ले। गुंजा महतारी के हाथ से जल्दी से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगी। पढ़ चुकने पर चंदन की ओर देखा तो वह बोला, मैंने क्या कहा था, हमारी बात तो तुम पतियाती ही नहीं। चल, चंदन को खिला पिलाकर बाबू आते हैं तो पूछ के बलिहार जाने की तैयारी कर। आंगन में ओरियानी के नीचे वाले चूल्हे को लीप पोत कर गुंजा रसोई बनाने लगी और माँ चंदन से रूपा का समाचार विस्तार पूर्वक पूछने लगी। घर गृहस्थी कैसी चल रही है, अनाज की उपज पहले से कैसी है, काका घर में कैसे चल रहे हैं, घर में कभी अमनक तो नहीं हुआ, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद महतारी गुंजा को साथ में देने के लिए सामान तैयार करने लगी। चंदन उसी बसखट पर दीवार के सहारे उठांग गया। नींद आ गई, नाक खर खर बजने लगी। रसोई हो गई तो गुंजा ने माँ को बताया और फिर चंदन को जगाने गई। चंदन को बड़ी जल्दी गहरी नींद आ जाती थी। पीठ ठेकने को जगह मिली नहीं कि नींद आई और नाक बजने लगी। पास खड़ी हो गुंजा ने 2-3 बार चंदन को पुकारा, लेकिन चंदन की नाक पूर्वता बजती रही। न जाने इतनी उघाई क्यों आती है। बियाह में आए थे तब भी यही हाल था, लगता है भांग का गोला चढ़ाए रहते हैं। गुंजा बोली। चंदन देह तोड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। गुंजा ने लोटे का पानी हाथ में थमा दिया। आंगन की मोरी पर हाथ मुंह धोकर चूल्हे के पास रखे हुए पीढ़े पर चंदन बैठ गया। गुंजा रोटी सेकने लगी। माँ परोसी हुई थाली में गुंजा के हाथ से सिकी रोटी चंदन की थाली में डालने लगी। तभी वैद्य जी आ गए। गुंजा से चंदन की थाली में रोटी डालने को कहती हुई माँ उठ खड़ी हुई। वैद्य जी ने चंदन की ओर देखा तो कुछ घबरा कर पूछा, अरे कब आए, कुशल तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है, अभी थोड़ी देर हुए आए, रूपा की चिट्ठी आई है, वैद्य जी की पत्नी ने कहा। क्या लिखा है? पहले कपड़ा उतारो फिर चिट्ठी पढ़ लेना, समाचार सब ठीक है। गुंजा की माँ के चेहरे पर खुशी का भाव उतर आया। वैद्य जी बाहर के ओसारे वाली अपनी कोठरी में मिर्जाई उतारने चले गए। चंदन खाकर उठने लगा तो गुंजा ने उसके दोनों कंधे दबाकर पीढ़े पर बिठा दिया और चट से थोड़ा सा भात और घी वाली कटोरी में दाल मिलाकर चंदन की थाली में उलट दिया। खाना खाकर चंदन हाथ धोने उठ गया। वैद्य जी कपड़े बदल निकसार में पड़ी चौकी पर आ बैठे। गुंजा, उसकी माँ और चंदन तीनों उनके पास आ गए। वैद्य जी ने चंदन को अपने पास चौकी पर बिठा लिया। गुंजा और उसकी माँ नीचे धरती पर बैठ गई। रूपा की माँ ने चिट्ठी वैद्य जी के आगे रख दी। चिट्ठी पढ़कर वैद्य जी ने पत्नी की ओर देखा। पत्नी चुप रही तो बोले, क्या सोचा है? हमको सोचना क्या है, तो हमें सोचना है। रसोई पानी घर के काम का हाल तुम जानती हो, सोचूंगा मैं? यह सब तो चल ही जाएगा। गुंजा से भी पूछो, जाना तो इसी को है, सामने ही तो बैठी है, चिट्ठी भी पढ़ ली है, तुम भी पूछ लो। वैद्य जी की पत्नी बोली। क्यों गुंजा, बलिहार जाओगी? भेजोगे तो क्यों नहीं जाऊंगी, गुंजा बोली। इधर निश्चय हुआ उधर गुंजा की सखियों और उनके घरों में बात फूटी कि गुंजा बहिनौरे जा रही है। तब से सांझ तक गुंजा की सखी सहेलर उसे घेरे रही। साँझ को दरवाजे पर बैलगाड़ी लग गई। आंगन सखी सलेहर और नई भौजाइयों से भर गया था। गुंजा जब बाहर गाड़ी पर चढ़ने लगी तो एक भौजाई बोली, ससुराल जा रही हो? बक। बैलगाड़ी के बीच में बाजार में बिकने के लिए 4-5 बोरों में चावल दाल रखे थे। आगे की ओर गाड़ीवान के पीछे गांव का बनिया बैठा था। बोरों के बाद में पीछे की तरफ गुंजा बैठ गई। चंदन पैदल चला। संग में कुछ दूर पहुंचने को वैद्य जी चले। बबुआ तुम भी बैठ जाओ, गाड़ी आगे की ओर उलार है। चलो गांव के बाहर निकलो तो मैं भी बैठ जाऊंगा, चंदन ने कहा। गांव के बाहर तक गाड़ी पहुंचाकर वैद्य जी लौटने लगे तो उनके पैर छू चंदन भी गुंजा की बगल में बैलगाड़ी पर बैठ गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर के सर्द के प्रथम खंड के 8वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की सर्द के प्रथम खंड के 9वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। सूर्यास्त होने में लगभग 2 घंटे की देर थी। चौबे छपरा के बाद पिरौटा के लिए जहाँ से राह मुड़ती थी वहाँ से बलिहार लगभग कोस भर पड़ता था। पैदल चलना हो तो उस राह को छोड़कर बलिहार के लिए तिरछी पगडंडी गई थी, जिससे दूरी भी कम हो जाती थी और समय भी कम लगता था। किंतु जाना खेतों की मेड़ों से पड़ता था। खेत पके होने से मेड़ों पर लटकी हुई गेहूं जौ की बालियों के टूण पैरों में चुभते थे।
इसलिए लोग छवरी से ही जाना अधिक पसंद करते थे। चंदन चाहता था कि उतरकर पैदल ही चलें, जिससे दिन डूबते डूबते गांव पहुंच जाएं, किंतु गुंजा के कारण वह विवश था। बैलगाड़ी कछुए की चाल से धीरे धीरे चूं ची चर चर करती हुई आगे बढ़ रही थी। गाड़ीवान बैलों को पैना मारता था, किंतु लीकों में धूल हो जाने से चाल तेज नहीं हो पाती थी। प्योरौटा को मुड़ने के पहले ही गाड़ी के दाहिने पहिए का धुरा घिसा होने से निकलकर गिर गया। गाड़ी ने खट से पहिया फेंक दिया। दाहिनी ओर ओलरी की चंदन फट कूद गया और गुंजा को बांह में पकड़कर नीचे खींच लिया। बीच में बैठे हुए बनिए की पीठ में थोड़ी सी चोट आई। बाकी गाड़ीवान और चंदन ने मिलकर गाड़ी उलटने से बचा ली। धुरा ठोकने और गाड़ी पर सामान ठीक करने में आधा घंटा और लग गया। गाड़ी चलने के पहले चंदन ने पूछा, गाड़ी में बैठने से तो गांव पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, पैदल चलोगी? हाँ हाँ चलो, मैं तो पहले ही कहने वाली थी, लेकिन सोचा लाओ झोला हमें दे दो। नहीं नहीं चलो, एक तो तुम लिए ही हो, ऐसी सुकुमार नहीं हूं। बैलगाड़ी की राह छोड़कर नदी के किनारे किनारे आगे आगे चंदन और पीछे पीछे गुंजा चलने लगी। सूरज डूबने वाला था और अभी कोस सवा कोस धरती नापनी थी। अभी कितनी देर लगेगी? गुंजा ने पूछा। कम से कम 1 घंटा, अजोरिया उग जाएगी तो थोड़ी चाल बढ़ाओ, गुंजा ने कहा। डर लगता है? हमें डर फर नहीं लगता। अगर तुमको छोड़कर भाग जाऊं तो? चंदन ने कहा। तो मैं अकेली ही बलिहार पहुंच जाऊंगी। अरे बाप रे, तुम लड़की हो या लड़का? दोनों। तो चलो हमारी चाल से। और चंदन बेहद तेज चलने लगा। 2-3 मिनट तो गुंजा साथ देती रही, फिर चुपचाप राह पर ही बैठ गई। चंदन उसी रफ्तार से चला जा रहा था। लगभग 100 गज निकल जाने पर मुड़कर देखा तो गुंजा उसकी ओर पीठ किए हुए चुपचाप डडार पर बैठी थी। जय सिया राम। अरे लड़का, क्यों बैठ गए? चंदन वहीं से चिल्लाया। गुंजा वैसी ही बैठी रही। 2-3 बार चंदन ने फिर आवाजें लगाईं, लेकिन गुंजा टस से मस न हुई। हार कर चंदन वापस लौटा और पास आकर बोला, बस। हार जाने की खीज में गुंजा उठकर बोली, जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती। अच्छा उठो उठो, पहले ही थका दोगे तो बाकी राह कैसे चलूंगी? अब तेज नहीं चलूंगा, आगे आगे तुम ही चलो, कहते हुए चंदन ने गुंजा का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया तो वह उठी और आगे आगे चलने लगी। सूरज डूब गया, चांदनी की आभा छा गई। चंदन और गुंजा हरी धूप से भरी हुई करैल माटी की कड़ी चौड़ी छौरी से चलने में लगे थे। बलिहार अभी लगभग 1.5 मील था। सप्तमी की चांदनी छौरी के दोनों ओर जौ गेहूं के पके खेतों पर पूरी तरह छा गई थी। शांत स्थिर वातावरण में हल्के हवा के झोंके खेतों में खड़े अनाज के पके डंठलों को लहरा कर खनखना देते थे। दूर दूर तक फैले हुए करैल माटी के खेतों में बराबर ऊंचाई तक उगी हुई फसलों पर यदि थाली सरका दी जाए तो कुछ दूर तक बिना गिरे बालियों पर फिसलती चली जाए। ऐसे थे दूर तक फैले हुए पक चले अनाज के लहलहाते खेत, जिनमें जहां तहां खड़े छोटे छोटे बबुल के पेड़ पहरेदारों की तरह लगते थे। गुंजा, हूँ क्या है? थकन तो नहीं आई? आई भी है तो क्या करोगे? थोड़ी देर सुस्ता लेंगे, बैठेंगे तो उठने का मन न होगा। चंदन, ऐसी अजोरिया में बैठने को मन नहीं करता, अगर तुम थके हो तो बैठ के सुस्ता लो। चंदन जोर से हंस पड़ा। इतना चलना तो मेरे लिए रोज के जलपान के बराबर भी नहीं है। कन्या जब ब्याह के जाती है तो ससुराल पहुंचने पर डोली में से उतर के आंगन तक दौरी में ही डेग पड़ते हैं। संग में दूल्हा भी तो होता है। गुंजा ने धीरे से कहा, लेकिन इस समय तो पैदल हो, तुम कौन पालकी में सवार हो? क्या मैं तुम्हारा है चंदन? हवा का एक झोंका आया और सारी सरेह को लहरा गया। चंदन, हाँ मुझे प्यास लगी है। चलते चलते चंदन रुक गया। प्यास लगी है और उसने गुंजा के चेहरे पर देखा। कनपटी से पसीने की लकीर चिबुक तक बह आई थी। आंचल पीछे सरक कर जूड़े में अटका हुआ था। सवारे हुए घने काले बालों के बीच में झलकती हुई लंबी मांग चंदन देखता ही रह गया। क्या देखते हो? देखता हूं मैं तुमसे कितना ऊंचा हूं, नाप लो, कहती हुई गुंजा चंदन की बगल में सट गई और अपने सिर पर हाथ रख
चंदन का कंधा छूती हुई बोली, तुम्हारे कंधे से जरा सी बड़ी हूं। चलो, आगे पाकड़ वाले इनार पर ढेकुल लगी है, पानी पिएंगे। वहां से क्षण भर में गांव। आगे छौरी की बगल में एक कुआं था और उसकी बगल में एक पाकड़ का पुराना घना पेड़ था। धूप के दिनों में राही उसके नीचे विश्राम करते थे। कुएं की जगत लगभग कंधे भर ऊंची थी। गुंजा जगत पर चढ़ गई। चंदन ने पानी खींचा, गुंजा को पिलाया, फिर गुंजा ने चंदन को पिलाया। पानी पीकर तृप्त हो आंचल से मुंह पोंछती सामने खेतों की ओर देखती हुई गुंजा बोली, चंदन, अजुरिया में यह सरह कैसी लगती है? चंदन गुंजा की बगल में खड़ा हो बोला, तुम्हें बताओ। जैसे बिहुती कनिया पियरी ओढ़े हो। कनिया बनने का मन होता है? चंदन ने हंसते हुए पूछा। बक। पीछे से गुंजा के दोनों कंधे आगे की ओर ठेलते हुए चंदन बोला, तो चलो नीचे उतरो। दोनों थैले हाथ में ले आगे गुंजा और गुंजा के दोनों कंधों पर हाथ रखे चंदन उतरा। 10 कदम चलने के बाद चंदन ने गुंजा से एक थैला ले लिया। थोड़ी दूर चलकर गुंजा बोली, जब तुम पहली बार हमारे गांव आए थे तो तुम्हारी नाव पानी में किसने बहा दी थी, जाना? किसी चुड़ैल ने ठेल दी होगी। मैं चुड़ैल हूं? चलते चलते गुंजा रुक गई। अरे, तो तुमने बहाई थी? और क्या, मैंने भी दशरथ से कहा था कि बहाने वाली जरूर कोई लुत्ती ही होगी। चौबे छपरा की लड़कियां, बाप रे। चंदन ने गुंजा की ओर देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर तक उस सूने ताल की चांदनी में दोनों जैसे डूब गए। पैरों तले छावरी की हरी हरी कोमल दूब थी। आंखों के आगे देह मन को बांधने वाली सुखद शीतल चांदनी थी। चंदन और गुंजा अगल बगल चलते हुए कभी सामने, कभी दाएं बाएं, कभी एक दूसरे को देखते हुए बड़ी देर तक चुपचाप चलते रहे। चंदन, एकाएक गुंजा बोली, क्या है? हमारा मन उदासेगा तो हमें कुछ दिन के लिए चौबे छपरा पहुंचा दोगे ना? ससुराल में किसी का मन उदासता है? बक, हर घड़ी फक्कड़ की तरह बोलते हो। देखो, ठीक से बोलो। हमारे रहते तुम्हारा मन उदास जाएगा। तुम हमारे हो कौन? गुंजा धीमे से बोली। मैं? मुझसे पूछती हो? अच्छा, तुम ही बताओ, अगर इस समय कोई तीसरा आदमी तुमसे पूछे कि मैं तुम्हारा कौन हूं तो तुम क्या बताओ? मैं? मुझसे पूछते हो? गुंजा भी वैसे ही चिन्हा के बोली, हाँ, तुमसे ही पूछता हूं। गुंजा रुक गई तो चंदन ने फिर पूछा, बोलो, बताती क्यों नहीं? यहां कोई आ ही नहीं सकता। यहां कोई आ ही नहीं सकता, यह कैसे जानती हो? कहो तो अभी ताली बजाकर बुला दूं। किसको? आगे जो छौरी के किनारे वह बबूल का पेड़ देखती हो न, उसी पर एक आदमी को बुला दूंगा। चलो पास तो पहुंचो। उस पर कौन आदमी है? भूत। भूत? अरे बाप रे। गुंजा ने डर कर चंदन को कसकर पकड़ लिया। चंदन का आगे बढ़ना कठिन हो गया। बड़ी देर तक चंदन ने समझाया कि आगे चलो, भूत वहां नहीं है। मैं तो हंसी करता था। तब कहीं गुंजा ने उसे छोड़ा, लेकिन जब तक आगे वाला बबूल का पेड़ बीत न गया वह चंदन से एकदम सट कर चलती रही। बलिहार पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे। राह में काका मिल गए। घर से खाकर खंड जा रहे थे। बड़ी देर कर दी, सवेरे आते, रात में क्यों आए? जाओ घर जाओ। घर में घुसे तो आंगन में रूपा ओंकार को खाना खिला रही थी। अरे गुंजा। झुककर गुंजा ने बहन बहनोई दोनों के पांव छुए। रूपा ने छोटी बहन को अखबारी में भर लिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर के सर्द के प्रथम खंड के 9वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर के सर्द के प्रथम खंड के 10वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। रात में बड़ी देर तक गुंजा से रूपा बतियाती रही। गांव भर का समाचार पूछ गई और सवेरे मकान का एक एक कोना उसने गुंजा को दिखा दिया। गोईठा लकड़ी से लेकर तेल, नून, आटा, दाल के बर्तन तक गुंजा ने अपने हाथ से टो टो कर देख लिए। काका, पहुना, चंदन के खाने की बेला पूछ ली। चौका, बासन, रसोई पानी, कुटने पिसने का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। रूपा छोटी बहन की पीठ पर रहती। यद्यपि गुंजा उसे कोई भी काम करने न देती। सवेरे मर्दों को खिला पिला चौका बर्तन कर जाते पर पिसने बैठ जाती। पड़ोस की लड़कियों से मेल इतना बढ़ा कि जाते पर गुंजा के संग पिसते समय गीत गाने को वे ललच जाती। एक तो गुंजा का कंठ सुरीला था, गीत भी उसे बहुत याद थे। सो दोपहर में पड़ोस की लड़कियां जाते वाले वसारे में अपने आप ही जुट जाती। घर में काम न रहने पर अक्सर उसे अपने घर खींच ले जाती।
झूमर, कजरी, ब्याह, माड़ो, सांझा, प्रभाती, जब जो मन में आया गुंजा के कंठ से फूट पड़ते। अड़ोस पड़ोस के घरों में देखते देखते नेह छो इतना बढ़ गया कि गुंजा जैसे एकदम से बलिहार की बेटी हो गई। और रूपा घर की सारी गृहस्थी छोड़कर निश्चिंत हो ऊपर का इंतजाम देखने लगी। खेत पक गए थे, कटिया शुरू हो गई थी। बलिहार की कटाई की मूठ और पंख ज्वार भर में प्रसिद्ध थे। अन्य गांवों में कटाई 10 बोझ में एक बोझ मिलती थी, बलिहार में 10 पंजे में एक पंजा मिलता था, जो बांधने पर लगभग 1.5 बोझ होता था। इसी कारण 10-10, 15-15 कोस के बनिहार फागुन से कटाई समाप्त होने तक झुंड के झुंड बलिहार में आकर टिक जाते थे। उनके आने से गांव में रौनक और चहल पहल हो जाती थी। दिन रात खेतों की कटाई और बोझों की खलिहान में ढुवाई लगी रहती। खेत पके नहीं कि लोग काट कर खलिहान में टलियाने लगते, नहीं तो फगुनाहट के झोंके डालों को झकझोर कर बालियों से दानों को खेत में ही छिटका देते। जौ गेहूं की खड़ी बालें टूट टूट कर खेतों में गिर जाती और चूहे अपनी बिलें भरने लगते। ओंकार और चंदन भी अपने खेतों की कटाई में लगे थे। 15-15 बनिहार एक एक कतार में खेत काटते जाते। ओंकार बनिहारों के साथ कटाई और बोझे बंधवाने में रहता। चंदन उनके संग खेत से खलिहान तक दौड़ता। काका बैलों की सानी पानी और खलिहान देखते। गुंजा और गर्भवती बहन गृहस्थी में रंग गई। परिवार का जीवन सुचारू रूप से तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। फागुन की पूर्णिमा, धप धप सफेद रात, खेतों से खलिहान तक बोझों की ढुवाई का तांता लगा हुआ था। रात के 12 बजे होली जलने वाली थी। रात को ही खाना खिलाते समय रूपा ने ओंकार और चंदन से पैरों में उपटन लगवाकर झिल्ली छुड़वा जाने को कह दिया था। घुटने के नीचे से पूरा पैर, नहीं तो सबके अंगूठे की झिल्ली छुड़ाकर होली में डाल दी जाती थी। विश्वास था अगले साल की सारी तकलीफें आग में जल जाती थी। कटाई में इतनी भीड़ थी कि चंदन और ओंकार घर आना भूल गए। 12 बजे होली जलने वाली थी। रात के 11 बज गए। गांव में बड़ी चहल पहल थी। जलाकर भुजने के लिए लड़के लुकाड़ बना रहे थे। रूपा ने गुंजा को भेजा। गुंजा खलिहान से ओंकार और चंदन को बुला लाई। पीतल की बड़ी कटोरी में सरसों का उपटन गुंजा ने सांझ को ही पीस कर रख लिया था। आंगन में गुंजा ने खटिया डाल दी। ओंकार आगे आया। ऊपर नीचे धरती पर बैठे उसके पैरों में उपटन लगाने लगी। एक पैर में रूपा, दूसरे में गुंजा लगाने बैठी तो ओंकार ने हंसते हुए गुंजा को टोक दिया, तुम चंदन को लगाना। ए पहुना, हंसी करोगे तो मैं घर में भाग जाऊंगी। अरे इसमें हंसी की क्या बात है, आखिर उसको कौन लगाएगा? वो क्या हमारे बखरा पड़े हैं? गुंजा बैठी हुई बोली। अगर पड़ जाए तो? हाँ, मैं आ गई तो वैद्य जी का खानदान ही तुम्हारे घर आ जाएगा। रूपा बीच में ही बोल पड़ी। नहीं नहीं, ये तो रानी जी रजवाड़े जाएंगी। ओंकार ने मुंह बनाकर कहा। राजा रजवाड़ा न सही, लेकिन तुम्हारे जैसे खेतिहर खंजाड़ के घर हमारी सुकुमार बहन नहीं आएगी। खाएंगे गेहूं, नहीं तो रहेंगे येहूं, समझे? भले धिया रही हैं कुंवारे हो, हमारी बहन जाएगी कलकतिया कमासुत मर्द के घर। तभी चंदन ने आंगन में प्रवेश किया। ओंकार के पैरों की झिल्ली छूट गई थी। वह उठकर जाने लगा और चंदन को कहा कि कागज में लपेटकर झिल्ली और काका के लिए अलग से थोड़ा उपटन लेता आएगा। भाई के चले जाने पर चंदन उसी खाट पर बैठ गया। लगा दे गुंजा चंदन को उपटन, मुझसे बैठा नहीं जाता। कटोरी लेकर गुंजा ने चंदन के पैर पकड़ने को हाथ बढ़ाए तो उसने दोनों पैर मोड़कर ऊपर कर लिए। यह क्या? रूपा ने पूछा। तुम क्यों नहीं लगाती हो? गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन ने भौजाई से कहा। कमर दुख गई है, हमसे बैठा नहीं जाता। तनिक सर को मुझे जरा ओंगठने दो, कहती हुई रूपा उसी खाट पर दूसरी ओर मुंह करके करवट लेट गई। ऐसे रूखर हाथों से कौन उपटन लगवाए? एक तो ऐसे ही खेतों में आजकल खूटा खाटी गड़ती रहती है, ऊपर से गोड़ कौन छिलवाए? गोड़ तो हैं जैसे खरहरा, रगड़ जाए तो दूसरे की देह छिला जाए, लेकिन नखरा है राजकुमारों की तरह। जाओ ले जाओ, लाइनों की तरह हाथों वाली से लगवाओ उपटन। उपटन की कटोरी पट से पटक कर गुंजा अलग बैठ गई। चंदन हंसते हुए गुंजा को अपने पैरों की तरफ आकर झिल्ली छुड़ाने के लिए अंगुली से इशारा करने लगा। इसके आ जाने से बबुआ अगर आ गए हो, नहीं तो दोनों जो चूल्हा फूकना पड़ता तब आंखें खुलती।
रूपा लेटी हुई ही बोली, लगा दे गुंजा, इस बम्मड़ आदमी की बात क्या धरती है। गुंजा दोनों हाथों से चंदन के पैर में घुटने से नीचे उपटन लगाने लगी। उपटन सुखाने के लिए जब वह पैर पर हाथ रगड़ने लगी तो चंदन के पैर के बालों को रह रहकर खींच देती। चंदन एक दो बार सी करके रह गया, लेकिन बाद में रूपा से शिकायत की, देख लो भौजी, क्या है, हम क्या करें, बाल सड़ जाते हैं तो। गुंजा बोली, सड़ जाते हैं, लासा है क्या। चंदन बोला, तो लो अपने से रगड़ के छुड़ा लो। गुंजा पीछे सरक गई। भाऊजी छुड़ा दे गुंजा, देर हो रही है, रूपा बोली। झिल्ली छुड़ाकर गुंजा एक कागज में बटोर कर चंदन के हाथ में थमाकर उठने लगी तो कटोरी में से थोड़ा सा उपटन निकालकर चंदन के गालों में लगा दिया। हो मिलान करो ये रुखर हाथ से कौन ज्यादा चिकना है। फुर्ती से कटोरी में से उपटन निकालकर चंदन ने लपक कर गुंजा का जूड़ा पकड़ लिया और उसके पूरे मुंह भर में अच्छी तरह उपटन पोत दिया। बहिना, रूपा उठ बैठी। यह क्या रे, देख लो अपने देवर की करनी, तुम भी देख लो अपनी बहन की करनी। चंदन ने उपटन पुता हुआ अपना दाहिना गाल भौजाई के आगे कर दिया। रूपा हंसने लगी, आज ही फगुआ शुरू हो गया, अभी होली भी नहीं जली। रूपा देवर के गालों का उपटन अपने हाथ से छुड़ाने लगी। उधर गुंजा भी वहीं बैठकर दोनों हाथों से अपने मुंह का उपटन रगड़ रगड़ कर छुड़ाने लगी। चंदन का मुंह जब साफ हो गया तो वह गुंजा से बोला, कल बताऊंगा कि बलिहार का फगुआ कैसा होता है। उत्तर में गुंजा ने बहन से छिपकर चंदन को अंगूठा दिखा दिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के प्रथम खंड के 10वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के प्रथम खंड के 11वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर। रात आधी बीती, पश्चिम की बारी में गांव जुट गया। होली की पूजा हुई, आग लगी। देखते देखते लपटें चिटक चिटक कर आसमान छूने लगी। लुकाट जला जला कर लड़के भाजने लगे। गांव के बड़े बूढ़े इस ताक में थे कि लड़के दूसरे गांव के सिवान में बुझती हुई लुकाड़ें न फेंके। बाकी प्रौढ़ और जवान लाठी लिए इस पहरे पर थे कि दूसरे गांव वाले बुझती हुई लुकाड़ें बलिहार की सीमा में न फेंकें। ऐसा विश्वास था कि अपने गांव की बुझती हुई लुकाड़ें दूसरे गांव की सीमा में फेंक देने से नए साल का दुख दरिद्र दूसरे गांव में चला जाता था। इसलिए हर गांव वाले इस रात को अपने अपने सिवानों की कड़ी निगरानी करते थे, लाठियों से लैस, क्योंकि कभी कभी दो गांवों में आपस में मारपीट भी हो जाती थी। गांव के बड़े बूढ़े इसी मारपीट को बचाने के लिए इस रात विशेष करके जब तक गांव के लड़कों की लुकाटें पूरी तरह भजकर बूझ न जाती जागते रहते। भोर हुआ, गांव फगुआ खेलने में जुट गया। दिन भर के लिए कटिया बंद हो गई। लोग दूने उत्साह से होली में लग गए। चंदन लोगों के गिरोह में घर घर द्वार द्वार घूमता रहा। पहले से ही उसने 8-10 लड़कों का एक दल बना लिया था और तय किया था कि इस वर्ष कीचड़ मिट्टी गोबर से होली न खेलने का प्रचार करेगा। इसलिए सबसे पहले इसके दल वाले गांव में घूमना शुरू कर दिए थे। नौजवानों का हाथ जोड़कर समझा समझा कर मना करते रहे कि कीचड़ पाक की जगह होली रंग से खेली जाए। न जाने कैसा जादू हुआ कि सदियों की कुप्रथा एकदम थम गई। हाथ में बाल्टी का रंग और टटके कटे बांस की पिचकारी लिए वह घर घर पद की भौजाई लगने वाली सभी औरतों से अपने दल के साथ होली खेल आया। फगुआ के दिन घर की औरतें इसी पाक पानी के डर से भीतर से किवाड़े सवेरे ही बंद कर लेती थी। सो इस साल इस परिवर्तन पर सभी ने जी भरकर होली खेली। गोबर पाक की जगह गलियों में लाल पीले हरे रंग फैल गए। गुंजा के संग में समौरिया लड़कियां भी दलों में होली खेलने निकली। घर घर जाकर कुंवारी ब्याही नंदें भौजाइयों से होली खेलकर लाल पीले रंग से ऊपर से नीचे तक नहा आई। चंदन घर लौटा, भौजाई से अंगूछा मांग नदी में नहाने चला गया। बड़ी मेहनत से मल मल कर तो रंग छुड़ाया। देर से लोग तीर पर नहा रहे थे। धारा न होती तो नदी का जल भी रंग जाता। लौटने लगा तो धूप चढ़ आई थी। दोपहर से बेर झुक गई थी। 3 दारे में गुंजा मिली। अरे, दिन भर फगुआ ही खेलती रहोगी, नहाना धोना न होगा क्या। मैंने तो नहा लिया। क्या नहा लिया, अभी तो देह मुंह जस का तस लाल पीला है। न जाने कैसा रंग है कि छूटता ही नहीं। बलिहार का रंग जल्दी नहीं छूटता। चढ़ा तो चढ़ गया। बात फेंक कर चंदन आगे बढ़ा। पलड़े की ओट में रखी हुई बाल्टी में से 2 कटोरे रंग चंदन की बनियाइन धोती पर पीछे से छप से पड़ गए।
चंदन पीछे मुड़ा तो गुंजा बगल में कतरा कर झटके से दूसरे घर में भागी। लपक कर चंदन ने पकड़ लिया। बगल की घनौची पर भरी हुई बाल्टी रखी थी। पूरी की पूरी भरी हुई बाल्टी का जल गुंजा की देह पर हर हर महादेव ऊपर से नीचे तक गुंजा सराबोर। कपड़े भीग कर देह से चिपक गए। स्वस्थ मांसल देह के यंग प्रत्यंग निखर आए। लाज के मारे गुंजा वहीं सिकुड़ कर बैठ गई तो दूसरी बाल्टी बचा हुआ पीला रंग भी ऊपर से चंदन ने डाल दिया। गोरी देह पर पीला रंग और भी जम गया। अब उठो बहना, ए बहनिया, गुंजा ने पुकारा। छोटी बहन की पुकार पर रूपा घर में से आंगन में आ गई। ये क्या रे, देख लो चंदन की करनी, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। नहा धो के आए तो हमको तुमने नासा, ऊपर से भौजी से दुहाई करती हो। कौन किससे कम है? उठ चल, मन न भरा हो तो हंडे में रंग घोर के तुम दोनों जी भर के छपक लो। गुंजा उठकर चली तो भीगी हुई फुफती फदर फदर करने लगी। भौजी ये तो बाजा बजता है। जा जा इनार पर फिर से नहा। अब तो मैं नहीं जाता, गुंजा बबुनी जाए। गुंजा इनार पर नहाने जाएगी? पागल हुआ है क्या? जा 2 बाल्टी पानी अपनी देह पर डाल लेना, 2 लेते आना, एक से ये नहाएगी। बाल्टी में पानी लेकर लौटा तो गुंजा आंगन में घनौची के पास प्रतीक्षा में बैठी थी। रूपा रसोई घर में थी। घनौची पर पानी रखकर दूसरी बाल्टी गुंजा के पास रखते हुए बोला, नहा लिया तो फगुआ खेलने की सुधि आई? तुमसे खेले बिना मेरा फगुआ कैसे पूरा होता? तभी काका खाने को भीतर आ पहुंचे। अभी मत खाना, मैं नहा कर आती हूं तब परोसूंगी। तब तक काका को खाने दो, वह बोली। चंदन काका के पीछे पीछे चौक के आगे वाले ओसारे में उनके लिए पीढ़ा पानी रखने चला गया। गुंजा फुर्ती से नहाने लगी। साँझ के 4 बजे से ही झाल और झोल लिए फगुआ गाते हुए गांव के लोगों के झुंड द्वार द्वार घूमने लगे। चेहरे और शरीर अबरक पड़े, गुलाबी हरे लाल रंग अबीर से रगे हुए। किसी किसी के द्वार पर भीतर से औरतें गीला रंग भी फेंक देती थी, नहीं तो अबरक मिला हुआ अबीर धुएं की तरह मंडली के माथे पर उड़ता रहता। झाल और झोल की लय में 20 कंठ से फाग मुखरित हो उठा। बम भोले बाबा, बम भोले बाबा, कहवा रंगबल पगरिया। चंदन के द्वार मंडली बैठी थी। भीतर से अड़ोस पड़ोस की लड़कियों के साथ गुंजा भी झांक रही थी। पीछे से गांव की लड़कियां रह रहकर उसे बाहर ठेल देने की कोशिश करती। चंदन सामने से देख रहा था। गौनई चल रही थी। अंतिम बार गाने वाले नौवें जोश में आ गए। घुटने के बल बैठकर दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाकर बोल फूटा, कमल दल खोल तनिक हंसी के बोल। उसके बाद 2 एक और दल आए। अंत में नाच का दल आया, जोगीड़ा गाने वालों का। पूरब टोला का उत्तिमा गोंड लौंडा बना था। मऊग साला साड़ी पहनकर, पाउडर पोत, मुंह पर चमकती हुई बिंदिया और ललाट पर टिकुली, मांग में सेनूर भरे, पैरों में शेर शेर भर के घुंघरू, पीछे गिरोह वाले ढोल ढाल लिए और इन्हें घेर कर चलते हुए गांव के 50 लड़के घूमते हुए चंदन के द्वार पर गोल जमा। ढोल तड़तड़ा उठा। जोगीड़ा की बोल फूटी, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी धीरे धीरे, नदी के तीरे तीरे, अरे कबीर सुनो रे कबीर। और उत्तिमा बीच की खाली जगह में जोगीड़े की अंतिम बोल पर घड़ारी की तरह फुर्र से सरक कर नाचने लगा। घुंघरुओं की आवाज पर ढोलक ताल देने लगा। जोगीड़ा चलता रहा, अरे रे कबीर सुन रे कबीर, जोगी जी देख सुनी के, मजे में अखी मुनि के, चली जा तक धिना धिन, तक धिना धिन, जोगी जी सर जोगी जी, जोगी जी देह छोड़ के। 45 वर्ष का बूढ़ा उत्तिमा ढोल की ताल पर छूटता है तो नए नए नाचने वाले लौंडे भी मात खो जाते हैं। देह की सुधी बुद्धि न जाने कहाँ चली जाती है। बस घंटे घंटे पर चिलम का दम मिलता जाए, फिर रात भर नचाते रहो। सांवरे हुए चेहरे पर पसीने की लकीरें पाउडर को धो देती हैं, लेकिन मुंह में भरे हुए पान के बीड़े देह में चाभी भरते रहते हैं। गांव में 2-3 नचनियां और हैं, लेकिन उत्तिमा की बराबरी करने वाला अभी तक कोई लौंडा नहीं निकला। नाच खत्म हुआ। फाटक के पीछे झांकती हुई दर्जनों औरतों के पास घुंघरू झंझनाते हुए उत्तिमा पहुंच गया और ढोल बजाने वाले के सिर का अंगोछा खींच दोनों हाथों से पकड़कर फाड़ बना सामने फैला दिया। पुआ और पुड़ियों के गड्ढ
ngोछोय में पड़ने लगे। उत्तिमा छन छन करता हुआ दूसरे द्वार की ओर बढ़ा। पीछे पीछे नच देखुओं का झुंड हंसता गाता शोर मचाता। काका इसे शुरू से ही मानते हैं। आज के दिन इसे 1 रुपया देते हैं। पिछले 3 साल से हुमचौआ बोझा भी देने लगे हैं। और उत्तिमा काका से ऐसे बतियाता है जैसे मेहरारू अपने मर्द से। गांव के सभी लोगों को वह नाम से पुकारता है, लेकिन काका से ऐसा लग जाता है कि दूसरों के सामने उनसे कभी बतियाता तक नहीं। नाम लेना तो दूर रहा, इनके दरवाजे से जैसे ही नाचकर आगे बढ़ा कि काका आते हुए दिख गए। भीड़ में से किसी ने बोल दिया, उत्तिमा तुम्हारे भतार आ गए। उत्तिमा चलते चलते ठमक गया। सामने जो काका को देखा तो साड़ी का पल्ला खींचकर फुर्ती से घूंघट काढ़ लिया। गोल रुक गया था। मुस्कुराते हुए काका गोल के पास पहुंचे। ढोलक वालों ने तड़ तड़ ढोल पीटा। उत्तिमा के घुंघरू झंझना उठे। बिजली की गति से उत्तिमा गोलाई में महीन काट के ढुरुकने लगा। गले से गीत फूटा, हाजीपुर के हाट में हेराइल हो मोरे नाक का झुलनिया। सासू मारे मोरा नदिया गरियावे, सैया मारे बास का कोयनिया हो मोरे नाक का झुलनिया। सासू खोजवावे ननद खोजवावे, पिया ढूढ़े नाक का निसनिया हो मोरे नाक का झुलनिया, मेरे नाक का झुलनिया। काका ने धोती के फेटे में बधा 1 रुपया निकाल कर सामने किया। अब मान जाओ जोगी जी, कोई चिल्लाया। अजीब मुस्कुराहट से घूंघट निकाले हुए ही उत्तिमा काका के आगे थिरकने लगा। काका ने रुपया का निचला कोर पकड़ा, खड़ा करके उत्तिमा के आगे हाथ बढ़ा दिया। जोगी जी हाथ न छूना। उत्तिमा ने 2 अंगुलियों से थोड़ा सा घूंघट हटाकर काका के बड़े हुए हाथ में चांदी के रुपये को तिरछी आंखों से देखा। फिर बड़े अंदाज से बचाते हुए काका की उंगली छुए बिना उत्तिमा ने रुपया पकड़ा। काका ने रुपया छोड़कर उत्तिमा की कलाई पकड़ी। लाज से झुककर झटके से अपनी कलाई छुड़ा। गाते हुए उत्तिमा पीछे मुड़ा। सैया मोरा नादान रे, पकड़े मोर कलाई। एक साथ हंसती हुई भीड़ बोली, वाह जोगी जी, जोगी जी क्या काट है। ढोल 5-7 बार टनक गया। गोल आगे बढ़ गया। काका घर चले आए। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 11वें का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों इस उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन क्रम के अगले भाग में सुन सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।